नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना BND कॉलेज चिमनपुरा से MA फाइनल संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को काव्य प्रकाश पढ़ा रही हूँ। काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के 13 सूत्र तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सूत्र से प्रारंभ करती हूँ। सारोपान्य तु यत्रोक्तो विषयी विशेषतथा। इससे पूर्व की कारिका में काव्य प्रकाश ने लक्षणा के उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा दो भेद बताए थे व उनका उदाहरण बताया था। अब यहाँ ग्रंथकार शुद्धा व गौणी दोनों लक्षणा के सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो भेद करके 4 भेद बता रहे हैं और उन चारों के साथ आदि के उपादान लक्षणा व लक्षण लक्षणा इन दोनों भेदों को जोड़कर लक्षणा के 6 भेद वो बताएंगे। अब पहले इस कारिका में उन्होंने सारोपा तथा साध्यवसाना के 2 भेद करते हैं। सारोपा अन्या तु यत्रोक्तौ विषय विशेषतथा। यत्र जहाँ विषय विशेष तथा, जहाँ आरोप्यमान तथा आरोप विषय अर्थात जहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों उक्तो शब्दतः कथित होते हैं वह सारोपान्या तु वह दूसरी गौणी सारोपा लक्षण होती है। जहाँ आरोप्यमान उपमान तथा आरोप विषय उपमेय दोनों शब्दतः कथित होते हैं वह दूसरी गौणी सारोपा लक्षणा होती है। आरोप्यमाण है आरोप विषयस्य यत्र अपनुत भेदौ समानाधिकरणेत निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा। आरोप्यमाण और आरोप विषय जहाँ दोनों स्वरूप का अपहन्व किए बिना समानाधिकरण से निर्दिष्ट किए जाते हैं वह सारोपा लक्षणा होती है। अगला विषय अंतः कृत्य अन्य अस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। अब यहाँ पर साध्यवसानिका के बारे में बता रहे हैं कि विषय अंतः कृत्य अन्य अस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका और विषय आरोप्यमाण उपमान के द्वारा और विषय के द्वारा दूसरे आरोप विषय रूप में का कृत्य अन्य अस्मिन् अपने भीतर अंतर्भाव कर लिए जाने पर साध्यवसानिका वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है। क्या कह रहा है कि और विषय के द्वारा दूसरे का अपने अंदर अपने भीतर अंतर्भाव कर लिए जाने पर वह साध्यवसानिका लक्षणा होती है। विषय आरोप्य माणेना अंतःकृते निर्गुणे अन्यस्मिन् आरोप विषय सति साध्यवसाना स्यात्। विषय अर्थात आरोप्यमाण उपमान के द्वारा अन्य अर्थात आरोप के विषय उपमेय के निर्गुण कर लिए जाने पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। अगला देखिए, अगली कारिका भेदा विमौ च सादृश्यात् संबंधा अंतरस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयो। अब यहाँ पर सारोपा तथा साध्यवसाना के शुद्धा और गौणी से 2 भेद करते हैं। देखिए कारिका भेदा विमौ च सादृश्यात् संबंधा अंतरस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयो। ये
भेदो विमौ च सादृश्यात् संबंधा अंतरस्तथा। ये सारोपा तथा साध्यवसाना रूप भेदौ दोनों भेद सादृश्यात्, क्या कह रहे हैं कि ये सारोपा तथा साध्यवसाना रूप लक्षणा दोनों भेद सादृश्यात् सादृश्य से तथा संबंधा अंतरस तथा अन्य संबंध से संपन्न होने पर क्रमशः गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयो गौण तथा शुद्ध लक्षणा के भेद समझने चाहिए। ये दोनों भेद सादृश्य से तथा अन्य संबंध से संपन्न होने पर क्रमशः गौण तथा शुद्ध लक्षणा के भेद समझने चाहिए। इमौ आरोप्य अधिवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ गौरवाहिक इति अत्र गौर्यम इत्यत्र च अत्र हि स्वार्थ सहचारिणो गुणा जाड्यमादयो लक्ष्यमाणा अपि गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्त उपयान्ति इति केचित्। ये इमौ आरोप साध्य वसाना रूपो सादृश्य हेतु, ये सारोपा तथा साध्य वसाना रूप भेद सादृश्य हेतु होने पर गौर वाहिक है, वाहिक देश का वासी पुरुष गो है, और इति गोयम, और यह गो है, इनमें है, अर्थात सादृश्य के मूलक होने से वे गुणी लक्षणा के भेद कहलाते हैं। अत्र ही स्वार्थ सहचारिणो गुणा, यहाँ गौर्यम आदि उदाहरणों में गो शब्द के स्वार्थ सहचारिणो गुणों अपने अर्थ के सहचारी जाड्य माध्य तो लक्ष्यमाणा, जाड्य माध्य अर्थात मूर्खता और आलस्य आदि गुण लक्षणा द्वारा बाधित होने कर भी गो शब्द के दूसरे अर्थ को अभिधा से बोधित करने में प्रवृत्ति निमित्त बन जाते हैं, ऐसा विवेचक मानते हैं। अगला लक्षणा तेन षड्विधा। अब यहाँ पर ग्रंथकार लक्षणा के 6 भेदों का निरूपण करते हुए बता रहे हैं। लक्षणा तेन षड्विधा, इसलिए लक्षणा 6 प्रकार की हुई। अब यहाँ पर ग्रंथकार ने लक्षणा के 6 भेदों का निरूपण किया है और वो यहाँ बता रहे हैं कि लक्षणा तेन षड्विधा, कि लक्षणा इस प्रकार से लक्षणा जो है 6 प्रकार की हुई। आदि भेदाभ्याम से, आदि भेदों के सहित, तो आदि के भेदों के साथ लक्षणा 6 प्रकार की हुई। आदि के कौन कौन से? उपादान लक्षणा तथा लक्षणा रूप दोनों भेदों के साथ शुद्धा तथा गौणी दोनों में से प्रत्येक के सारूपा और साध्य वसाना 2-2 भेद करके कुल 4 भेदों को मिलाकर लक्षणा के 6 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। लक्षणा का 6 प्रकार का जो विभाजन है मूलतः मुकुल भट्ट ने किया और मम्मट ने भी उसी का अनुवाद करके यहाँ पर लक्षणा तेन षड्विधा ऐसा कह दिया। ऐसे ही जो साहित्य दर्पणकार ने लक्षणा के 16 भेद करके दिखाए हैं। पहले रूढ़ि लक्षणा तथा प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद, फिर उन दोनों के उपादान लक्षणा तथा लक्षणा के भेद से 2-2 भेदों कर 4 भेद, फिर उन 4 भेदों के सारोपा तथा साध्य वसना रूप से 2-2 भेद होकर 8 भेद, फिर उन 8 भेदों के शुद्धा तथा गौणी भेद से 2-2 भेद होकर कुल 16 भेद जो हैं
वो साहित्य दर्पणकार ने यहाँ पर बताए हैं। मम्मट और मुकुल भट्ट ने यहाँ केवल 6 भेद ही किए हैं। इस अंतर का कारण यह है कि मम्मट और मुकुल भट्ट दोनों ने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये दोनों भेद केवल शुद्धा के लक्षणा के माने हैं, गौणी लक्षणा के नहीं माने हैं। इसी प्रकार से जो आचार्य विश्वनाथ ने गौणी के भी ये दोनों भेद माने हैं। तो इस प्रकार उनको मम्मट के 6 भेदों में मिला देने से उनके 8 भेद बन जाते हैं। विश्वनाथ ने इनके रूढ़ि तथा प्रयोजन 2 भेद करके इनके 16 भेद बनाए हैं, किंतु जो मम्मट और मुकुल भट्ट हैं उन्होंने यहाँ पर लक्षणा के केवल 6 ही भेद बताए हैं। अगला देखिए, अगली कारिका, व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने। अब यहाँ पर लक्षणा का विवेचन करने के उपरांत मम्मट आचार्य लक्षणा के विवेचन के साथ ही लक्षणा मूला व्यंजना का भी विवेचन करना चाहते हैं। अतः यहाँ पर लक्षणा मूला व्यंजना के विवेचन की भूमिका बांधते हुए वे यहाँ पर इस कारिका में लिखते हैं, व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने। उन रूढ़िगत भेदों में से व्यंग्येन रहिता रूढ़ो सहिता तु प्रयोजने, रूढ़ि में या रूढ़िगत भेदों में व्यंग्येन रहिता व्यंग से रहित तथा रूढ़ो सहिता, क्या कह रहे हैं, व्यंग्येन रहिता रूढ़ो सहिता तु प्रयोजने, रूढ़ि में व्यंग से रहित तथा प्रयोजन मूलक भेदों में व्यंग सहित होती है। क्या कह रहे हैं कि रूढ़िगत भेदों में व्यंग रहित होती है और प्रयोजन मूलक भेदों में व्यंग के सहित होती है। प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्य में, क्योंकि प्रयोजन व्यापार से ही व्यंजना जो है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, प्रयोजनम ही व्यंजन व्यापार गम्य, क्योंकि प्रयोजन जो है व्यंजना व्यापार से ही जाना जा सकता है। प्रयोजनवती लक्षणा में व्यंग्य प्रयोजन अवश्य रहता है, अतः वह व्यंग्य सहित ही होती है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रयोजन व्यंजना व्यापार से ही जाना जा सकता है, इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा में व्यंग्य प्रयोजन अवश्य रहता है, अतः वह व्यंग्य सहित ही होती है। अगली कारिका, तच्च गूढ़म अगूढ़म वा तच्चेति व्यंग्यम। इस प्रकार वह व्यंग्य प्रयोजन, वह जो प्रयोजनवती जो व्यंजना है या वह व्यंग्य प्रयोजन, वह गूढ़म अगूढ़म च, वह कहीं गूढ़ दुर्विज्ञ सहृदय गम्य और कहीं अगूढ़ या स्पष्ट और सर्वजन संवेद 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार वह व्यंग्य प्रयोजन कहीं गूढ़ और कहीं अगूढ़ होता है। तच्चेति व्यंग्यम, वह अर्थात व्यंग्य होता है, अर्थात तत् जो है वह सर्वनाम पूर्व प्रयुक्त व्यंग्य का परामर्शक है। गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण देखिए, मुखम विक्षितम स्मितम वसित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रभा गति आपस संस्था मति उरो मुकुलित स्तनम जगनम संबंधो उदरम वतेन्दु वदना तनौ तरुणीम मोदगमो मोदते। गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण देखिए, मुख पर मुस्कुराहट खिल रही है, बांकपन दृष्टि का दास हो रहा है, चलने में हाव भाव छलक रहे हैं, बुद्धि मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है और वक्ष स्थल पर कलियां निकल रही हैं, जांघें अवयवों के बंधन से उभर रही है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, उस चंद्रवदनी के शरीर में यौवन का उभार
किल्लोल कर रहा है। यहाँ पर इस उदाहरण में, जो कि गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है, यहाँ पे मुख में स्मित मुस्कुराहट के खिलने का वर्णन किया गया है, जबकि विकास या खिलना तो फूलों का धर्म है। मुख में उसका संबंध लक्षणा से ही किया जा सकता है, परंतु उस लक्षणा से असंकुचितत्व रूप संबंध द्वारा स्मित का अतिशय लक्षित होता है और मुख के सौरभ आदि व्यंग्य है। चेतन के धर्म वशीकरण के प्रेक्षित संबंध से वक्र भाव की स्वाधीनता लक्षित होती है और उसकी किसी अभिमत विशेष की ओर प्रवृत्ति व्यंग्य होती है। इस प्रकार यह जो श्लोक है व्यंग्य अर्थ है। इस श्लोक में जो व्यंग्य अर्थ है वह सर्वजन संवेदनीय अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अपितु केवल सहृदयों के ही समझने योग्य है। अतएव यह गूढ़ व्यंग्य का उदाहरण के रूप में बताया गया है। अब अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण देखिए। श्री पराज्य जड़ा अभि भवंती अभिज्ञा विदग्ध चरिता नाम उपदिष्टि कामिनाम यौवन मद एव ललितानी। क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर मूर्ख मनुष्य भी चतुरों के व्यवहार को समझने वाले हो जाते हैं। अर्थांतर अन्यास इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि यौवन का मद ही कमनीयों को ललितों का उपदेश करा देता है, अर्थात बिना सिखलाए ही रति चेष्टाओं का ज्ञान ललित कहलाता है। तो यहाँ पर उपदिष्टि यह पद अगूढ़ व्यंग्य का उदाहरण है, क्योंकि शब्द द्वारा अज्ञात अर्थ का ज्ञान रूप उपदेश चेतन का धर्म है, वह यौवन मद में संभव नहीं है, इसलिए उससे आस्करोति अर्थ लक्षित होता है। अगला देखिए, तद ऐसा कथिता त्रिधा। इस प्रकार तद ऐसा कथिता त्रिधा, इस प्रकार यह लक्षणा व्यंग्य की दृष्टि से त्रिधा तीन प्रकार की कही गई है। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो लक्षणा है वह व्यंग्य की दृष्टि से भी तीन प्रकार की कही गई है। अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या, अगूढ़ व्यंग्या च। कैसे? पहली अव्यंग्या, व्यंग्य से रहित लक्षणा, गूढ़ व्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या लक्षणा और अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा। इस प्रकार से यह तीन प्रकार की कही गई है। तद, अगला देखिए, तद भूर लाक्षणिक है। अब यहाँ पर लक्षणा का विवेचन हो जाने के बाद उस लक्षणा का आश्रयभूत शब्द जो लाक्षणिक शब्द कहलाता है उसका लक्षण करते हुए कहते हैं। लक्षणा का विवेचन करने के उपरांत लक्षणा का आश्रयभूत शब्द जो कि लाक्षणिक शब्द कहलाता है उसका लक्षण करते हुए कह रहे हैं तद भूर लाक्षणिक है। उस लक्षणा का, तद उस लक्षणा का आश्रयभूत शब्द लाक्षणिक है, लाक्षणिक शब्द कहलाता है। शब्द इति संबंध्यते तद भू तद आश्रय है। शब्द यह संबंध होता है, तद भू का अर्थ उस लक्षणा का आश्रय है। अगला देखिए, तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक है। उस व्यंग्य रूप प्रयोजन के विषय में लाक्षणिक शब्द का लक्षणा से भिन्न तत्र व्यापारो व्यंजनात्मक। अब क्या कह रहे हैं कि उस व्यंग्य रूप, तत्र उस व्यंग्य रूप प्रयोजन के विषय में लाक्षणिक शब्द का लक्षणा से भिन्न व्यंजनात्मक व्यापार है, व्यंजनात्मक व्यापार होता है। तो आज बस इतना ही, इसे आप अच्छे से पढ़िए। कल के वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।